नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी के दीक्षांत समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह भाव होना चाहिए कि खाकी के सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना सम्मान मेरा तिरंगे के प्रति होता है, उतना ही सम्मान खाकी के प्रति भी होना चाहिए। यहां 2018 बैच के आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड हुई। इस कार्यक्रम में मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। आईपीएस प्रोबेशनरों की 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद दीक्षांत परेड होती है। 28 महिलाओं समेत 131 आईपीएस प्रोबेशनर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। आईपीएस प्रोबेशनरों की 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद दीक्षांत परेड होती है। 28 महिलाओं समेत 131 आईपीएस प्रोबेशनर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इसमें बिहार की रहने वाली तनुश्री ने पीएम मोदी के साथ अपने अनुभवों को शेयर किया। जय हिंद सर। जय हिंद सर, मेरा नाम तनुश्री है और मुझे जम्मू एवं कश्मीर का ऑर्डर एलोकेट हुआ है। मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर श्रीनगर में हुई थी। इंटेलिजेंस और फोर्सेस का यूज करते हुए पुलिस कैसे आतंकवादी गतिविधियों से लड़कर देश की सुरक्षा में कार्य कर रही है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे मिला देखने को। वहां पे सर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में भी पार्ट लेने का मौका मिला मुझे। सिक्योरिटी फोर्सेस सर एक जुनैद सहराई नामक आतंकवादी को काफी लंबे समय से पकड़ने का प्रयास कर रही थी। जुनैद हिजबुल मुजाहिदीन में कमांडर था और वैली में रिक्रूटमेंट का कार्यभार संभालता था। सर 18 मई को जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को यह खबर मिली कि वो अपने एक आतंकी साथी के साथ किसी समर्थक के घर पे था। तो तुरंत ही पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की एक टीम ने योजना बनाकर घर को घेरा और आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही सर हम घर के अंदर गए, आतंकियों ने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू की, जिसमें हमारा एक जवान भी घायल हो गया। सर पर्सनली मेरे लिए काफ़ी भयभीत करने वाला क्षण था, बट जैसा कि हमारे जवान और टीम ने साहस दिखाया, ना कि सिर्फ घायल जवान को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया, बल्कि ऑपरेशन को तब तक चालू रखा जब तक हमने दोनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया। सर चूंकि यह घर शहरी जगह पे स्थित था, इसीलिए पुलिस को काफ़ी और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, जैसे आमजन की रक्षा और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ना डेवलप हो सके, इसका भी ख्याल रखना। सर मुझे पहली बार मानवीय चेहरा का भी देखने को मिला मौका पुलिस का, क्योंकि जहां पे एक टीम ऑपरेशन देख रही थी, वहीं दूसरी टीम सर निर्दोष व्यक्तियों को, जिसमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध शामिल थे, उनको सुरक्षित स्थान पे ले जा रही थी, और एक दूसरी टीम पत्थरबाजों से भी निपट रही थी। सर मेरे लिए यह पुनः पुष्टि हुई थी कि देश की आंतरिक सुरक्षा और निर्दोष व्यक्ति की सुरक्षा में अगर एक पुलिसकर्मी को अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़े तो यह हमारे लिए प्राथमिकता होती है। तनुश्री, आप मूल कहाँ से हैं? सर मैं बिहार से हूँ सर। और पढ़ाई क्या हुई आपकी? सर मैंने निफ्ट गांधीनगर से टेक्सटाइल डिजाइन में स्नातक किया। आप भी गुजरात में जाकर के आई हो? यस सर। तो ये टेक्सटाइल और टेरर कैसे गुजारा करोगी? सर ट्रेनिंग अच्छी मिली है सर, कर लूंगी। देखिए, टेक्सटाइल में धागे जोड़ने होते हैं और टेरर में धागे होते हैं, तो बहुत ही तो अलग अलग पहलू के काम करने पड़ेंगे आपको। यस सर। चलिए, मैं थोड़ा पुलिसिंग के सिवाय अब मेरा मन करता है मैं आपसे बात करूं। ये ठीक है कि जो हम रोज अखबार में पढ़ते हैं, लगातार टेरर की घटनाएं, वही मेन न्यूज होते हैं। इसके सिवाय भी इस पूरे क्षेत्र की विशेषता है, चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो, बेली हो, करगिल हो। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे काफी समय वहां काम करने का मौका मिला है किसी समय। सचमुच में बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। तो बिहार की बेटी तनुश्री ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। जाहिर है बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये ड्यूटी होती है जिसका पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करना होता है। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। खबर राजनीतिक जगत से। एलजेपी
को जीतन राम मांझी की चेतावनी मिली है। नीतीश के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहा है जीतन राम मांझी ने। चिराग आवाज उठाएंगे तो जवाब मैं दूंगा। रामविलास पासवान ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सिर्फ फायदे के लिए काम नहीं करता, एनडीए मुझे राज्यपाल बना रहा था। ये तमाम बातें जीतन राम मांझी ने कही हैं और साफ साफ एक चुनौती मिलती हुई एलजेपी को। भी हो रहे हैं, हमारे बूथ कमेटी भी बने हुए हैं, और जब हम एनडीए में आ गए हैं और जब नीतीश जी के साथ हैं, अगर नीतीश जी को किसी भी प्रकार के हानि की बात अगर वहाँ से होती है चिराग जी के यहाँ से, तो उसका प्रतिकार हम उसी रूप में करेंगे। यानी हमको सुनने में आया कि वो कहते हैं कि जहाँ से जदयू का कैंडिडेट रहेगा वहाँ चुनाव लड़ेंगे चिराग साहब। हम भी कहते हैं कि जहाँ एलजेपी का कैंडिडेट होगा वहाँ हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लड़ेगा चुनाव। इस रूप में हम प्रतिकार करेंगे, और नहीं तो एनडीए में हैं, सब सामंजस्य बैठा कर अगर चुनाव लड़ें तो हम समझते हैं कि देश के लिए और राज्य के लिए उत्तम होगा। कि जहाँ तक काम का सवाल है वहाँ पर जरूर हम चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के हित के लिए बर्निंग मुद्दा है, उस पर इतना बड़ा राजनीतिक जीवन और सरकार में लगातार रहने के बाद भी वो मामला को उन्होंने तरजीह नहीं दी। लेंगे शेड्यूल कास्ट के बारे में तो हम कहेंगे कि शेड्यूल कास्ट में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन तो जीतन राम मांझी आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन चिराग को मांझी की चेतावनी पर जेडीयू खुलकर कुछ बोलने से बच रहा है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि मांझी जी के साथ आने से एनडीए की ताकत बढ़ी है। 10 में 206 सीटें थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में 223 सीटों पर हम लोगों के अलायंस को बढ़त है विधानसभा क्षेत्रों में। हम उस परिणाम को दोहराने जा रहे हैं, तो बाकी बातों का कोई औचित्य नहीं है। मांझी जी बड़े नेता है और कमजोर वर्गों में उनका व्यापक आधार है। उनके आने से एनडीए की ताकत बढ़ी है। इधर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मांझी जी जिस तेवर में बोल रहे हैं उससे साफ है कि वो किसी के इशारे पर बयान दे रहे हैं। त्वरित टिप्पणी उनकी तरफ से जो आ रही है, ये न्यू कन्वर्ट का फिनोमेना होता है, जो नया नया कन्वर्ट होता है। जिस तरह से ये अटैक कर रहे हैं चिराग जी को, वो खुद मांझी जी कर रहे हो मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि बीते 2 महीनों में जितना मैंने फॉलो किया है, तो चिराग पासवान जी ने तो कोई ऐसी चीज नहीं कही है जो किसी को अप्रीति कर लगे। वो वही सवाल उठा रहे हैं जो सवाल नेता प्रतिपक्ष भी उठा रहे हैं, और वो सवाल हर बिहारी जो हालात देख रहा है वो उसका कर्तव्य बनता है, किसी भी दल में हो वो सवाल उठना है। 24 घंटे के अंदर अगर इस तेवर से आप कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये तेवर स्वतः स्फूर्त नहीं हो सकता। रांची में रिम्स निदेशक के बंगले में लालू के सियासी दरबार पर सियासत तेज है। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि लालू जेल मैनुअल तोड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद और हेमंत सोरेन के बीच कुछ डील हुई है। नीरज कुमार से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार, बात कर रहे हैं उनसे। नीरज जी, जो तस्वीर रांची में देखने को मिल रही है क्या? कि माननीय लालू प्रसाद जी और उनका परिवार आदतन अपराधी है, सजा हो गया, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। अरे भाई, कब्रिस्तान की घेराबंदी में जेल गए हैं, अति पिछड़ा के मकान दिलाने के लिए गए हैं दलित के लिए, आप संपत्ति सृजन में गए हैं, 420 के आरोपी, और ये दरबार सजा रहे हैं। किस बात का दरबार भाई? जो आदतन अपराध करने वाला व्यक्ति हो, भ्रष्टाचारी हो, तो उसको किस, और ये जेल आईजी, आपके जेल आईजी हैं, वह कह रहे हैं कि लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, मजिस्ट्रेट नियुक्त कर रहे हैं, आईवास कर रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी, आपकी जुबान खामोश क्यों है? क्या कोई 2020 के चुनाव में विधानसभा में डील हुआ है? अगर डील हुआ है तो वह भी बताइए। लालू जी की परंपरा रही है, दूसरी पार्टी से भी जमीन उमीन लिखवा लेते हैं उसके सगे संबंधी से, तो घन चक्कर में मत पड़िएगा। बिहार है, कानून का घन चक्कर का सामना करना पड़ेगा और इनको होटवार जेल पहुंचाइए। ये गुनाह है, कानून के नजरों में गुनाह है। ये
झारखंड सरकार का कहना है कि लालू यादव बीमार है, उनकी तबीयत काफी नासाज है, इसलिए जेल में रहना उचित नहीं, इसलिए उन्हें अलग से व्यवस्था दी गई। रिम्स का जो डायरेक्टर रहेगा वो 4 रूम के घर में रहेगा, एक सजा याफ्ता अपराधी रहेंगे डायरेक्टर के बंगले में, तो और रिम्स में जो कैदी हैं उन लोगों को क्यों नहीं बंगला दिया गया, उन लोगों के साथ भेदभाव क्यों? और आपका बेटा तेज प्रताप यादव रांची से पुलिस वाले दर्शन करते हैं जाकर के कि लालू यादव का बेटा है, एफआईआर में लिखते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं और दलित महिला विधायिका को क्वारंटीन कर देते हैं। अब वहां पर न्यूज 18 ने तो विजुअल चला दिया कि भाई लोग गए थे मिलने के लिए, तो क्यों नहीं कार्रवाई किया? और अगर ये मीडिया में ये विजुअल चला तो क्या आपको कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था? आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? हमारे सहयोगी पार्टी का विजुअल आए तो उसके लिए अलग कानून, और दलित महिला विधायिका को आप क्वारंटीन करते हैं, यही झारखंड की सरकार का लालू यादव के कुसंस्कार का असर पड़ा है। चलिए, ये आरोप है नीरज कुमार का जो सीधे तौर पे झारखंड सरकार पे लगा रहे हैं। गंभीर आरोप है कि झारखंड सरकार जो है वो चेहरे देख करके कानून बना रही है, कानून का इंप्लीमेंट करा रही है। खैर, अब देखना होगा कि नीरज कुमार के इस आरोप का झारखंड सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या तथ्य वो रखते हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो जेडीयू लालू प्रसाद पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार अपना चेहरा बचाने के लिए अधिकारियों को आगे कर रही है। पार्टी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि झारखंड सरकार की लगाम लालू जी के हाथ में है और उन्हीं के निर्देश पर हेमंत सोरेन चल रहे हैं। लालू जी को स्पेशल प्रिविलेज देने के मामले में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की भद बुरी तरह पिट चुकी है। अब सरकार ने अधिकारियों को आगे करके आईवॉश करने की कोशिश की है। अब जेल आईजी पत्र लिख रहे हैं रांची के कमिश्नर को, लेकिन यह बात भी सत्य है कि रिम्स डायरेक्टर का आवासीय परिसर इन दिनों झारखंड सरकार में ठेका पट्टा बांटने का, विभिन्न तरह के दलाली ठेकेदारी का एक अड्डा बन चुका है। और यही नहीं, पूरे बिहार से नेता और कार्यकर्ता वहां जुट रहे हैं और टिकटों की बोली लग रही है। तो अब इसको लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। आरजेडी पर, लालू प्रसाद पर बीजेपी और जेडीयू पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। नालंदा की खबर, जहां सरमेरा में बस पलट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सरमेरा में बस पलटी है, एक शख्स की मौत हो गई है, 40 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एक शख्स की मौत हुई है, 40 से ज्यादा जख्मी। नालंदा से शेखपुरा ये बस जा रही थी, तभी यह हादसे का शिकार हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बस किस तरह से हादसे का शिकार हुई है। नालंदा के सरमेरा के पास दरअसल ये बस पलट गई है, एक शख्स की मौत की खबर है। वहीं 40 से ज्यादा लोग जो बस में सवार थे वो जख्मी हो गए हैं। नालंदा से शेखपुरा जब ये बस जा रही थी तभी ये बस हादसे की शिकार हो गई। आप देख सकते हैं बस पूरी तरह से उलट गई है और 40 के करीब यात्रियों को चोटें आई हैं। मौके की यह तस्वीर, हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, वहां पर घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए यहाँ पर ये छोटा सा गड्ढा लग रहा है सड़क किनारे, जहां पर ये बस पलटी है और वहां से अब घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बस से सभी लोगों को निकाला जा रहा है जितने लोग सवार थे। एक शख्स की, हालांकि इसमें बताया जा रहा है, मौत हो गई है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां डकैती के दौरान एक किशोरी को अगवा करने का मामला सामने आया है। ये घटना दीघरा गांव की है। दरअसल इस गांव के व्यवसायी शंभुनाथ अपने घर में थे, तभी 5 की संख्या में नकाबपोश डकैत आए और उनके घर से सारे कीमती सामान लूट कर ले गए। घर के मालिक ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई और उनकी बेटी को डकैत अपने साथ लेकर गए। परिवार घर की बेटी को लेकर चिंतित है और प्रशासन से एक्शन लेने की गुहार लगा रहा है। विरोध में ग्रामीणों ने हाईवे पर प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है और जल्द बच्ची की रिहाई की बात कही है। जो है छज्जी पर मैं छत पर गया, छत में नीचे आया और वहाँ जो है वो बारी वाली लड़की के रूम में गई। और जाने के बाद जो है उठाया तो और घर में जो है इधर उधर करने लगा। हाँ, उसके बाद जो है मोबाइल से फ़ोन करना चाहा, मोबाइल छीन लिया और बाहर निकाल लिया उसको। और 2 आदमी जो है उसके पास रुक गया और
मेरे पत्नी को जो है दूसरे रूम में गया तो वहाँ पर जो है सब छानबीन करके नहीं मिला कुछ तो उसको भी बाहर निकाला। प्राथमिकी दर्ज करने का काम हो रहा है और जैसे ही प्राथमिकी दर्ज हो जाएगा हम लोग प्रयास करेंगे कि हम 48 घंटे के अंदर इसमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला करके दें। इसमें बिना अफवाह फैलाए जो भी इनके परिजन हैं उनको सहयोग की मैं प्रशासन की ओर से अपेक्षा करता हूँ। इधर पटना प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश पर आज से मास्क सघन जांच अभियान शुरू हो गया। पटना के स्टेशन गोलंबर के पास जिलाधिकारी कुमार रवि और एसएसपी उपेंद्र शर्मा खुद जांच अभियान में जुटे दिखे। ऑटो चालक, बाइक चालक हो या पैदल यात्री, बिना मास्क पाए जाने पर सभी से जुर्माना वसूला गया। डीएम और एसएसपी की माने तो पहले की तुलना में लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन कोरोना को लेकर और सतर्क होना होगा। स्टेशन गोलंबर के पास जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना में आज से सघन मास्क जांच अभियान शुरू हुआ है और जिलाधिकारी कुमार रवि के साथ साथ एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। स्टेशन गोलंबर पर इस वक्त जांच अभियान चलाया जा रहा है। देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में जिलाधिकारी और एसएसपी जो है तमाम जो वाहन सवार हैं, बाइक चालक हो या फिर ऑटो चालक, हर किसी पर नजर बनाए हुए हैं और जो भी मास्क नहीं लगाए उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। और जिलाधिकारी खुद जो है सड़कों पर घूम रहे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से कल ही पटना प्रमंडल के लिए आदेश जारी किया गया था कमिश्नर संजय अग्रवाल के द्वारा कि 10 सितंबर तक ये अभियान चलाया जाए, जिसकी वजह से सभी लोगों को अलर्ट कर दिया गया था। कोरोना को देखते हुए फैसला लिया गया और देख सकते हैं कि एसएसपी खुद जो है ऑटो के पास जाकर लोगों से आगाह कर रहे हैं, साथ ही बिना मास्क वाले को जुर्माना वसूल रहे हैं। तो एक बड़ी पहल है पटना जिला प्रशासन की ओर से। हम जिलाधिकारी कुमार रवि से बात करते हैं कि सर मालूम है जो अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ जो भी यहाँ गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है, खास करके जो गाड़ियाँ चल रही हैं, बसें चल रही हैं, बहुत सारे दुकानें खुली हुई हैं, तो इनको अनुमति इस शर्त पे दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और साथ ही मास्क पहन कर रहेंगे। तो कई जगहों पर लोगों को जानकारी है, इसके बावजूद उसका वायलेशन कर रहे हैं, तो उन पर फाइन लगाया जा रहा है। और अगर गाड़ियों में ऐसे वायलेशन पाए जा रहे हैं तो उसको जब्त भी किया जाएगा। और साथ में दुकानें भी जो ऐसे बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वहाँ खरीदारी बिक्री करते हैं और ग्राहकों का अलाउ करते हैं, वहाँ उनको बंद भी कराया जाएगा। जुर्माने की राशि क्या 50 रुपया? जी, इसमें जुर्माने की राशि 50 रुपये की है। बिल्कुल, जिलाधिकारी एसएसपी उपेंद्र शर्मा भी खुद यहाँ पर मौजूद हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं। क्या कहेंगे सर? जागरूकता देखिए, कोई भी नियम बनता है तो पब्लिक के सहयोग के बिना उसको सकारात्मक रूप से पूरा अनुपालन करा पाना बहुत मुश्किल होता है। पब्लिक में बहुत जागरूकता आई है, लेकिन पब्लिक अभी इस चीज़ को नहीं समझ रही कि मास्क पहनना ही एक इलाज नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है। तो हम लोग अभी जब रोड पे उतरे हैं तो ये बेसिकली सेंसिटाइज करने के लिए उतरे हैं कि मास्क पहनना अनिवार्य है। फाइन लेना हमारा ऑप्शन, ये प्रायोरिटी नहीं है कि हम फाइन लेना चाहते हैं। वो एक माध्यम है कि पब्लिक को लगे कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमको दंडात्मक कार्रवाई होगी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग में वायलेशन हो रहा है। उसके लिए अभी रखा गया है जांच अभियान का जो डेट है, उसको क्या एक्सटेंड करेंगे फिर? नहीं, ये तो हम लोगों को ऊपर से आदेश आया है, हायर लेवल से आदेश। अभी 10 दिनों का है अभियान, उसको हम लगा के लगातार चलाएंगे। पटना में चूँकि आबादी का घनत्व है, इसके लिए बहुत ज़रूरी भी है कि अभियान की वजह से लोगों को और जागरूकता आए और लोग इसका पालन अच्छे से करें। बिल्कुल, एसएसपी उपेंद्र शर्मा बता रहे थे अभी कि लोगों में जागरूकता की ज़रूरत है और जिसको लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि जुर्माने की राशि लगातार वसूली जा रही है। जो दुकान है या फिर जो प्रतिष्ठान है, तमाम जगहों पर यह अभियान चलाया जाएगा। आज से 10 सितंबर तक देख सकते हैं हम कि अधिकारी जो है हाथों में रसीद लेकर फाइन वसूल रहे हैं और सड़कों पर एक तरह से गतिविधि तेज हो गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और लगातार ये 10 तारीख तक यही दृश्य सड़कों पर देखने को मिलेगी। खुद आला अधिकारी सड़कों पर उतर गए हैं। ऐसे में अब जागरूकता की जरूरत है ताकि जो कोरोना को लेकर जो दहशत है, जो भय है, उसमें कमी आ सके और कोरोना खत्म हो सके। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो कोरोना के मामलों को कैसे कम किया जा सके, इसको लेकर हर प्रयास किए जा रहे हैं। आपने देखा पुलिस सड़कों पर उतरी हुई है। इधर गंगा की धारा काफी तेज है, जिससे नाव के परिचालन में परेशानी हो रही है। 2 इंजन वाली बड़ी नाव को चलाने में भी परेशानी आ रही है और इस पर सवार होकर ही लोग दियारत से पटना पहुंच रहे हैं। दीघा घाट से देखिए संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। गंगा की धार की रफ्तार काफी तेज है। यही कारण है कि नाव को भी ऊपर चढ़ने में
दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी बड़ी नाव है, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये नाव है और काफ़ी बड़ी नाव है, 2 इंजन की नाव है। उसके बावजूद जो है धार इतनी तेज़ है, गंगा की जो धार है उसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि नाव को ऊपर चढ़ने नहीं दे रही है। और साथ ही जो है जबकि जो है पुरवैया हवा बह रही है, उसके बावजूद जो है ये नाव नहीं चढ़ पा रही है और धार काफ़ी तेज़ है। और यही स्थिति हर एक नाव को यहाँ ऊपर चढ़ने में होता है। जब ये नाव ऊपर की ओर जाती है तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये मुश्किल रोज़ का होता है और काफ़ी मुश्किल भरा ये सफ़र होता है नाव का। देख रहे हैं काफ़ी बड़ी नाव है और इस नाव को भी धार में ऊपर चढ़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसी वजह से उसकी धार भी काफ़ी तेज है। धार तेज होता है तो बहुत स्थिति खराब हो जाता है। मोहल्ला के आदमी से लेके जानवर तक बहुत परेशानी में हो जाते हैं। धारा इतनी तेज है कि लोगों को मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो धार है गंगा की वो काफ़ी तेज है। जो ये टकरा रही है, ये जो पिलर है उसमें से टकरा रही है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो है धार की रफ्तार है और यहाँ नाव उसको चीरते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। काफ़ी मुश्किल होता है और इसमें इंजन भी मजबूत होती है, उसके बावजूद जो है दिक्कत होता है और ये दिक्कत रोज़ होता है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।